हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। मैं हरिमोहन कौशिक आज 25 जनवरी 2019 को आज एक करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैंने पीछे एक मुहिम चलाई थी, किसी वजह से वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गई। हम जरा टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी थे, इस वजह से सॉरी। आगे के वीडियोज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और पिछले जितने भी डेज़ की हमारी जो रह गई हैं वीडियोज़, वो किसी ना किसी तरीके से आप लोगों तक पहुँचा दी जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। आज की तारीख यानी 25 जनवरी 2019, 25 जनवरी 2019 को क्या हुआ था आज। तो सबसे पहली खबर बहुत ही प्राउडली फील करने वाली, इसको किस तरीके से देखा जाएगा कि लांस नायक नासिर नज़ीर अहमद वानी, ये एक ऐसा बंदा था जो 2004 तक एक मिलिटेंट था। और क्योंकि ये मिलिटेंट था तो इसने क्या किया, सरेंडर किया और आर्मी में भर्ती हो गया। आर्मी में भर्ती होने के बाद इसने मिलिटेंट्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और आगे बढ़ बढ़ के लड़ाई लड़ी, जिसका असर ये हुआ कि इसे 2 सेना मेडल मिले और अब यही बंदा लड़ते हुए जम्मू कश्मीर का पहला अशोक चक्र पाने वाला बंदा बन चुका है। अशोक चक्र भाई शांति काल के अंदर दिया जाता है, शांति काल के अंदर इन द सेंस कि मतलब जब लड़ाई ना हो रही हो लेकिन आपके देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अगर आप मारे जाएं तो उसके लिए अशोक चक्र होता है। युद्ध में लड़ते हुए मारे जाएं और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा बड़ा इनाम मिलता है या सबसे बड़ा जो सम्मान मिलता है, ये इनाम नहीं होता है, सम्मान होता है। सम्मान जो मिलता है वो है परमवीर चक्र, लड़ाई के टाइम पर, शांति काल में अशोक चक्र। ठीक है, अशोक को इसे आप अशोक के धम्म और शांति पीरियड से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसको अशोक चक्र मिला और 2007 और 2017 के अंदर इसे सेना मेडल में मिल चुका। इसे आप यूज कैसे करेंगे, आप इसे इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़कर इस्तेमाल करेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में आपने जो वहाँ पर टेररिस्ट था उसे कन्वर्ट करके एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। वो खुद भी ऐसा था और आपको भी एग्जाम्पल सेट कर दिया कि देखो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप लोगों को इस तरीके के सम्मान भी मिल सकते हैं और सिक्योर्ड लाइफ भी मिल सकती है। वहाँ आप मरेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ हमारा साथ देंगे तो हर सरकार आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर करेगी। ये सम्मान का विषय है। ये कहीं ना कहीं, ये जो एग्जाम्पल है, ये कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिमोरलाइज करेगा मामले को, कि जो एग्रेशन है भारत के अगेंस्ट, भारत के खिलाफ जो गुस्सा है उसे कम करेगा और उसके साथ साथ जो जनता है उसे सरकार के साथ जुड़ने में मदद करेगा। दूसरी भी खबर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ही है। इसको भी आप एग्जाम्पल की तरह कहीं ना कहीं सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि मिलिटेंट फ्री बारामूला सेक्टर। अब ये मिलिटेंट फ्री बारामूला सेक्टर क्या है? मिलिटेंट भाई बारामूला सेक्टर जो है वो एक JNK, एक जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है, जिसके अंदर ये पहला ऐसा भारत मतलब जम्मू और कश्मीर का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बचा है जिसके अंदर कोई भी मिलिटेंट उस तारीख तक यानी परसों तक, वेडनेसडे को एक जो आतंकवादी था वो 3 आतंकवादी मारे गए, उसके बाद कोई भी उस डिस्ट्रिक्ट का रजिस्टर्ड आतंकवादी नहीं बचा था। अब उस डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई रजिस्टर्ड आतंकवादी नहीं बचा, इसका मतलब ये है कि वो रजिस्टर्ड आतंकवादी जो हैं सारे ख़त्म हो चुके हैं। इसका दूसरा मतलब देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि एक जैसे आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाली आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो विचारधारा इनको उकसाती है कि आप हमला करो, लड़ो, सरकार के खिलाफ हथियार उठाओ। लेकिन जब आप लड़ते लड़ते मतलब अगर आप इतना इनकैपेबल होते हैं कि अपने आगे आने वाले जो मतलब अपने जाने के बाद, क्योंकि इसमें डेथ तो होनी है आज नहीं तो कल, अपनी अगली पीढ़ी को तैयार नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं आपकी उस विचारधारा की हार होती है। या तो आप अपनी पीढ़ी को तैयार नहीं कर पाते या फिर सरकारी प्रयासों के चलते वो पीढ़ी आगे की तरफ बढ़ नहीं पाती या तुम्हारे विचारधाराओं से प्रेरित नहीं हो पाती। इसलिए आप मिलिटेंट, अगली जनरेशन का मिलिटेंट बना नहीं पाते और इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी विचारधारा कम, मतलब ये आतंकवादी की विचारधारा कम होती है और सरकार के साथ लोगों का जो लेना देना है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये कभी नहीं होता, मिलिटेंट फ्री स्टेट का मतलब ये, डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये कभी नहीं होता कि उस डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादी नहीं आ सकते। भाई आस पड़ोस के इलाकों से आतंकवादी घुस सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला कोई बंदा रजिस्टर्ड आतंकवादी नहीं है। अब रजिस्टर्ड आतंकवादी की परिभाषा क्या है कि आपने हथियार उठा लिए हों,
किसी मिलिटेंट ग्रुप से आप जुड़ चुके हो और अपने आप को घोषित कर चुके हो कि हाँ आप आतंकवादी हैं, और मतलब आप जो भी है और राज्य के खिलाफ आप युद्ध छेड़े हुए हैं। अब मिलिट्री स्टेट का मतलब यह है कि सरकारी जो आंकड़ा है या सरकार के पास जो रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड में अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि आतंकवादी हो। हालांकि इनकी कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे A++, ABC या जो भी, तो ये आप देखेंगे। तो मिलिट्री स्टेट फ्री स्टेट मीन्स कि बाहर से ही आतंकवादी आएगा, इस स्टेट का कोई आतंकवादी नहीं है। और यकीन मानिए ये स्टेट की बहुत बड़ी, ये राज्य की और देश की बहुत बड़ी जीत होती है, चाहे वो नक्सल प्रभावित इलाका हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो। इंटरनल सिक्योरिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसे याद रखिएगा। अगला है इसरो। इसरो जो है, इसके बारे में एक क्वेश्चन आया, इसके बारे में दो चीज़ें हैं। इसरो ने एक माइक्रोसेट आर नाम का एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया PSLV-44 से। माइक्रोसेट आर PSLV-44 से लॉन्च किया गया। अब इसमें सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। माइक्रोसेट आर PSLV हमारा सबसे बढ़िया जो है ना, मतलब विश्वसनीय ब्रांड बन चुका है, इतनी सारी सफल उड़ानें उसकी हो चुकी हैं, 44 उसकी सीरीज है। अब इसमें सबसे बड़ी खास बात, नॉर्मली जो है एक रॉकेट में 6 स्ट्रैप ऑन इंजन होते हैं, देयर आर 6 स्ट्रैप ऑन इंजन्स इन अ रॉकेट, लेकिन इसमें सिर्फ 2 थे। ये इनकी सबसे बड़ी खास बात थी। दूसरी खास बात ये थी कि जो माइक्रोसेट आर है, ये ऑर्बिट 13 जो एक लोअर ऑर्बिट है, जो सिर्फ 274 किलोमीटर की एल्टीट्यूड यानी हाइट पर है, वहां पर सेट किया गया। और ये इंडिया का पहला ऐसा सैटेलाइट था जो वहां पर सेट किया गया। ये इंडिया का पहला ऐसा सैटेलाइट था जो उस ऑर्बिट में सेट किया गया। ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी खास बात एक और है, ये जो PSLV-44 है। नॉर्मली क्या होता, 4th स्टेज का मतलब आपने क्या किया, रॉकेट के थ्रू आपने सैटेलाइट को जिस ऑर्बिट में रखना है वहां रखा, और उसके बाद आपका वो रॉकेट वेस्ट हो जाता है और स्पेस डिब्री यानी स्पेस के अंदर घूमने वाली जो गंदगी है, गंदगी मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, उसमें शामिल हो जाता था। यहां इसरो ने एक बढ़िया काम किया कि आपने एक सैटेलाइट छोड़ दिया, उसके बाद भी आपका वो 4th स्टेज सैटेलाइट 4th स्टेज में वेस्ट नहीं हुआ रॉकेट। उसके अंदर आपने क्या किया, एक माइक्रो सैटेलाइट जो स्पेस किड्स इंडिया नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, और उस सैटेलाइट का नाम था कलाम सेट। सल्यूट टू APJ अब्दुल कलाम। कलाम सेट जिसका वजन 1.26 किलोग्राम था, उसे सेट कर दिया। अब ये भी एक तरीके की अचीवमेंट ही है इसरो की कि रॉकेट ने जाते जाते भी वेस्ट मटेरियल से भी आपने फ्री में एक काम करवा लिया। अगला वीडियो भी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी से, अगला जो टॉपिक है वो भी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये है हेलो चाइना बाय बाय इंडिया। सुन सकते हैं, हेलो चाइना बाय बाय इंडिया। इट मीन्स ये कि देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम अमंग दीज ग्रुप्स which are inviting China to occupy their territory and they just want to boycott China, they boycott India, they just want to push India out of their territory। अब कहाँ आया ये आया मिजोरम से। इशू क्या है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स का, ये जो NRC का मामला चल रहा है। क्यों आया, क्योंकि इंडिया ने 2 कानून अभी बना, एक तो कानून बना दिया और एक प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस चल रहा है NRC का, और कानून बना दिया जो हमारे पड़ोस के जो सिटीजनशिप बिल में चेंज कर दिया, और ये कह दिया कि हमारे जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, इनके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, अब माइनॉरिटीज़ ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। माइनॉरिटीज़ कौन है, हिंदूज़, सिख, ईसाई और जैनिज्म, बुद्धिस्ट, ये लोग ये जो हैं ये माइनॉरिटी में हैं। इनको कहा गया कि आप अगर इंडिया आते हैं तो आपको अपनी सिटीजनशिप के लिए 7 साल तक इंतज़ार नहीं करना 12 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, 12 साल तक रेफ्यूजी नहीं रहना पड़ेगा, उसे 7 साल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब बहुत 1971 वॉर में बहुत बड़े नंबर के अंदर जो माइग्रेंट्स थे वो बांग्लादेश से भागकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में इकट्ठा हो गए, और साथ में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ बांग्लादेश के अंदर भी, वो बंगाल के अंदर भी इकट्ठे हो गए। यहाँ ये इशू बन गया। इशू ये बन गया कि ये जो चकमा ट्राइब्स जो मिजोरम के अंदर आगे बैठे, ये इतनी बड़े अमाउंट में आए, इतने बड़े नंबर में आए, इतने सारे आए कि जो बाकी लोग थे, वो जो वहाँ के ओरिजिनल्स थे, जो वहाँ के लोकल्स थे, वो तो माइनॉरिटी में आ गए, और ये जो बाहर से आए ये मेजॉरिटी में आ गए। इस चीज़ का इशू है कि अब वोटिंग से लेकर हर चीज़ किसकी ज़्यादा है, उन लोगों की ज़्यादा है जो बाहर से आए हैं।
अब एनआरसी के थ्रू ये पहचान तो हो जाएगी कि कौन बाहर से आया और कौन ऐसे, इसके ऊपर भी डिस्प्यूट है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन एनआरसी के साथ इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया इनमें से उम्मीद ये की जा रही थी एनआरसी के द्वारा कि जितने भी ये लोग रह रहे हैं इन्हें वापस बांग्लादेश या जो भी इनके ओरिजिनल कंट्रीज हैं वो भेज दिया जाएगा, खासकर बांग्लादेश। लेकिन हुआ ये कि इन्हें बांग्लादेश भेजने की जगह दूसरा वाला बिल आ गया, सिटीजनशिप के अंदर अमेंडमेंट कर दिया, और उसका असर ये हुआ कि अब ये लोग दूसरे तरीके से इंडिया के नागरिक मान लिए जाएंगे। इसलिए वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब दबाव बनाने के लिए वेलकम चाइना एंड बाय बाय इंडिया टाइप के नारे लग रहे हैं। हेलो चाइना, हेलो चाइना। यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? अगर ये मामले को आपकी सरकार ढंग से नहीं उठाती है या इस मामले को ढंग से हैंडल नहीं करती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके जो एनिमी कंट्रीज़ हैं या दुश्मन देश हैं वो इन्हीं लड़कों को भड़काकर लोकल लेवल पर इंसर्जेंसी यानी उपद्रव क्रिएट करवा सकते हैं, जो आपके देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए आप लिखेंगे कि देखिए राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो एक तरफ, लेकिन राजनीतिक मुद्दे एक तरफ होंगे, लेकिन दूसरे मुद्दों के ऊपर ध्यान दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति के चलते इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आ जाए। बाहर के लोगों से इतना नुकसान नहीं होता जितना अपने आपके अंदर के लोग जो हैं वो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दें। हेलो चाइना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आया है मार्केट के ऊपर, डीएनए टूरिज्म। डीएनए टूरिज्म क्या है? हम लोगों की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम अपने डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। अब अगर हम अपने डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है डीएनए टेस्टिंग का असर ये होगा, डीएनए टेस्टिंग का असर ये होगा कि भाई हमें पता लग जाएगा कि हम मतलब डीएनए टेस्ट से पता लगे, काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं, बीमारियाँ। लेकिन यहाँ डीएनए टेस्टिंग का एक असर वो यूज़ ये होने लगा कि आपको ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपका डीएनए कहाँ का है, बेसिकली कहाँ का है, या आपका ओरिजिन, आपकी पूरी कम्युनिटी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। जैसे आपके इंडिया के अंदर ही अलग अलग कम्युनिटीज़ आती रही, तो सबका अगर डीएनए टेस्ट करवाया जाए तो सबका डीएनए टेस्ट किसी न किसी बाहर के एबोरिजिनल्स यानी बाहर के देशों से मिलेगा, अफ्रीका या काकेशस वगैरह से। जब तक ये है तब तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक मार्केट ने जब एंटर किया तो इसके मसले को ही बदल दिया। यहाँ मार्केट ने एंटर किया और ये कहा कि आपको हम डीएनए टूरिज्म पर लेके जाएंगे। इसमें यह कहा गया कि हम आपका डीएनए टेस्ट करेंगे, सैलिवा से या किसी से भी लेकर डीएनए का टेस्ट करेंगे और आपके डीएनए को कंपेयर करेंगे कि आपका डीएनए इस दुनिया की कौन सी प्रजाति से सबसे ज़्यादा मिलता है। और जब आपके डीएनए का पता लग जाएगा कि आपका जो डीएनए है वो अफ्रीका के 2 देशों से मिलता है या श्रीलंका से मिलता है या फिर काकेशस के किसी देश से मिलता है, कौन से ट्राइब से मिलता है, तो आपको उस जगह का टूरिज्म करवाया जाएगा, उस जगह के ले जाके घुमाया जाएगा। डीएनए टेस्ट हो जाए, ठीक है, हमारा ओरिजिन कहाँ था, ठीक है। अब क्योंकि लोगों के पास पैसा है, मार्केट है, और मार्केट की तो आदत है प्रोवोकेशन, मार्केट का प्रोवोकेशन है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें यह होगा कि आपको देखिए आप कहाँ से आए, आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि आप यहाँ कितने खुश हैं और वहाँ कितने दुखी रह सकते थे। अगर आपके पुरखे जो हैं वो इस अमेरिका या दूसरे देश में ना आते तो हो सकता है आप जिस अफ्रीकन ट्राइब से मिलते जुलते हैं वहाँ रहकर आपका क्या हाल होता। इसके प्लस और माइनस दोनों हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन ज़्यादा लगता है, हो सकता है मार्केट या इकोनॉमी से रिलेटेड ये इसमें क्या नाम है पेपर 3 के अंदर भी मेंस में पूछ लिया जाए, पीटी में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डीएनए टूरिज्म। इसमें 2 पार्ट हैं, डीएनए टेस्टिंग से एथनिसिटी यानी आपकी जनजाति, आप जिस जाति से या जिस प्रजाति से बिलोंग करते हैं उसको पता लगाया जाए, और उसके बाद आपको कहा जाए कि आपको हम टूर करवा के लेके आएंगे। यानी आप अमेरिका में रहने वाला कोई बंदा है, वो ढूंढना चाहे कि मेरा अफ्रीका का कौन सा ट्राइब था, तो उसको वो मिल सकता है, समझे। इसी तरीके से इंडिया में रहने वाले बहुत से लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये बाहरी हैं, जो भी हैं। अब वो अलग अलग सिचुएशंस हैं कि सभी बाहरी हैं, कोई वहाँ का नहीं है, कोई कहीं का लोकल डिक्लेयर नहीं कर सकता। वो तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जो वो सेंथलीज टाइप के हों अफगानिस्तान, सॉरी आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर। अब इसका स्पेशलिस्टों का व्यू क्या है? सब जो खासकर जो स्पेशलिस्ट हैं वो इसकी एक्यूरेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वो क्वेश्चन मार्क ये लगाते हैं कि भैया आपकी कंपनी जो आपका डीएनए टेस्ट कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है,
ये हम नहीं जानते और इसको कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसमें हो सकता है कि जिस जगह या जिस देश में आप रह रहे हैं, कंपनी उस देश के लोगों के डीएनए से आपका डीएनए कंपेयर करे ही ना, मैच करे ही ना, और क्योंकि वो आपसे पैसे लेना चाहती है और आपको टूरिज्म पे भेजना चाहती है, तो कोशिश करेगी कि आपको जानबूझकर किसी दूसरी कम्युनिटी से आपके डीएनए को मैच करवा दिया जाए और ये बता दिया जाए कि देखिए आपका डीएनए उससे ज़्यादा मैच कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपको टूर पर ले जाया जाएगा, उसका तो बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन आपको क्या कर दिया, बेवकूफ़ बना दिया। अब टूरिज्म है, इकोनॉमी है, पैसा है, तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं और खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के अंदर इन कंपनियों ने इसका बहुत ज़बरदस्त बिजनेस करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अच्छा, इसका दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर ये डीएनए टेक्निक इतनी आसान है और जल्दी से ही आप बहुत जल्दी ही 2 से ज़्यादा मतलब अपनी ओरिजिनेशन के बारे में पता लगा सकते हैं, तो इसका मिसयूज़ ये हो सकता है खासकर इंडिया जैसी कंट्री में कि आप लोगों को जानबूझकर अलग अलग कम्युनिटीज़ के डीएनए को टेस्ट करवाया जाए और पॉलिटिकल लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ये कहकर उठाएं कि ये पूरी जो जाति है ये बाहर वालों की है, यहाँ के ओरिजिनल्स हम हैं। ये जो लड़ाई अगर हो गई तो ये आपके देश के लिए खतरा हो सकती है, तो सरकार को इस चीज के लिए भी सोच समझकर रहना चाहिए। ये आप लिखेंगे कंसर्न वैसे इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के नाम पर। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इसमें इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पीटी में आने वाला क्वेश्चन है। हमने जो नोट्स बनाए हैं हालांकि हैंड रिटन है, बहुत रॉ फॉर्म में है, पीटी से लेकर दूसरी चीज़ों में काम आने वाले हैं। जब आप हमारे वीडियो को देख लें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। आगे आने वाले टाइम में हम कोशिश कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चला दिया जाए 2019 के लिए, ताकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस चीज़ को मिस कर चुके हैं, हम उसको आपको करंट अफेयर्स को प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।